नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में बीए सेकेंड ईयर वालों का सिलेबस है। जैसा कि गद्य विधाएँ हमने बताया था कि गद्य विधाएँ बीए फाइनल ईयर वालों का सब्जेक्ट में था और आपके सेकेंड ईयर वालों का है कि द्वितीय प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट पेपर में कविताएं हैं, सेकंड पेपर में है गद्य विधा। जैसा कि आपने देखा हिंदी साहित्य मतलब एक काव्य है, एक गद्य है। काव्य में आपका प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य आएगा और गद्य में आपकी सारी गद्य विधाएँ। फाइनल ईयर का जो हम वीडियो बनाए थे इसके पहले उसमें सारी गद्य विधाओं का वर्णन है। गद्य विधाओं के बारे में एक एक गद्य विधा का अलग अलग से वर्णन मतलब वीडियो बना है। लेकिन जो बीए सेकेंड ईयर वाला जो आपके सिलेबस में है तो उसमें जो राजेंद्र जो कवि हैं उनकी जो आत्मकथा लिखा है, आत्मकथा मतलब जो गद्य विधा है, तो आज की जो गद्य विधा है वो है आत्मकथा। अब इन कवियों ने राजेंद्र यादव की आत्मकथा मतलब उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है, हकीर कहो फ़कीर कहो, ये आपके सिलेबस में है। पहला किताब का नाम आपके होगा हिंदी गद्य विधा और उसमें जो है सेकंड पेपर हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएँ। अब इसमें नवीन गद्य विधा आप तो जानते हैं स्वतंत्रता के समय ही आपकी गद्य विधाओं की शुरुआत हुई थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन जब चला था तभी से आप गद्य विधाओं का ही आकलन तब से होने लगा। और उस समय के इसमें देखिए जो राजेंद्र यादव का हम पढ़ते हैं आपके जो सिलेबस में आत्मकथा है, तो आत्मकथा के बारे में तो उसमें डिटेल से वो वीडियो बना दिए हैं, लेकिन वो बीए फाइनल ईयर वालों में है। तो सेकेंड ईयर वालों में थोड़ा सा आत्मकथा के बारे में बता देंगे। कवि क्या, आत्मकथा क्या होती है? अपनी स्वानुभूति, जो अपने द्वारा जो अनुभव किया गया, अपने बारे में लिखना ही क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। आप देखेंगे जीवनी होती है, किसी और के बारे में लिखते हैं वो जीवनी होती है। आत्मकथा मतलब अपने बारे में, एक अपने बारे में हम लिखते हैं कि हमारा शौक़ क्या है, हमारी समस्या क्या है, हमको क्या चीज़ से एलर्जी है, हमारे मतलब हम क्या करते हैं, और फिर अपने बारे में मतलब कि कुछ भी खासियत हो या फिर समस्या हो उसको भी लिखना और लिख के उसको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही आत्मकथा होती है कि इनकी आत्मकथा है। थोड़ा सा ये एक दूसरे को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है। जैसे हम किसी की आत्मकथा पढ़ते हैं तो उससे ये मालूम हो जाता है कि मतलब उसके बारे में वो जितना बता नहीं पाता उतना अच्छा वो लिख लेता है और उसके बारे में बहुत अच्छी विधिवत ढंग से लिखित रूप में देख लेते हैं। तो यही आत्मकथा है जो अपने द्वारा, अपने स्वयं की अनुभूति द्वारा, स्वानुभूति द्वारा, आत्म केंद्रित मतलब अपने द्वारा। कहीं देखा जाए तो एक जीवनी और आत्मकथा में थोड़ा सा अंतर ये है कि जीवनी जो है दूसरों के बारे में लिखी जाती है और आत्मकथा अपने बारे में लिखी जाती है। और सत्य कहाँ तक है आत्मकथा में, तो ये हमारा मानना है कि अगर आत्मकथा हमने अपने आप लिखी है, ठीक है, और आप उसको पढ़ते हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि इसमें सत्यता, हमने सब कुछ सत्यता ही लिखी है, क्योंकि हमारा कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस है, कुछ हमारी कमियां हैं, जो कमियों को हमने नहीं दिखाया है। हमने अपने गुणों को बहुत ज़्यादा बता दिया है, कुछ ऐसी भी विशेषता होती है, तो इसमें थोड़ा सा ये संशयित रहता है, ये भाग थोड़ा संशयित रहता है। और जो जीवनी रहती है, जीवनी में कई लोगों के बारे में मालूम होता है, उनके बारे में जो देखा सुना जाता है उसके बारे में लोग लिखते हैं, वो थोड़ा सा सत्य होती है। आत्मकथा भी सत्य है, लेकिन इसको प्रूफ करना कि मतलब ये सही है, कहाँ तक सही है, तो ये मतलब थोड़ा सा संशय में रहता है, ठीक है, कि हमने अपनी कमियों को न बताकर खाली गुणों को बताया, गुण में भी और मतलब गुणों को दिखाया, ऐसा भी हो सकता है मतलब कोई सही नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आत्मकथा का परिचय 2-3 कवियों का बता देते हैं कि आत्मकथा किसे कहते हैं इनके बारे में। तो आप देखेंगे कि हिंदी कथा में जो गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य जहाँ से आप हिंदी साहित्य का पढ़ रहे हैं, ये गद्य साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है तो आत्मकथा है। बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है, जैसा आपने कई कवियों का पढ़ा भी होगा, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आप देखेंगे कि आत्मकथा स्वानुभूति एवं अभिव्यक्ति के सबसे सरल माध्यम है, जो अपनी अभिव्यक्ति होती है, अपने बारे में जो लिखने का सबसे सरल माध्यम है। और यहाँ पे कहते हैं कि आत्मकथा द्वारा जो लेखक है अपने जीवन के परिवेश को, महत्वपूर्ण घटना को, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं, दुर्बलताओं मतलब कमजोरियों को तथा अपने समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। आत्मकथा के अंतर्गत आत्मकथाकार की मुख्य भूमिका यह होती है कि वह अपने जीवन का सत्य एवं तटस्थ मूल्यांकन करे। आत्मकथा को परिभाषित करते हुए अगर कई कवियों ने इसको परिभाषित करते हुए अपना अपना वर्णन दिया है, तो सुंदर घोष लिखते हैं कि श्याम सुंदर घोष की जब लेखक अपने
अपनी जीवनी स्वयं लिखे तो वह आत्मकथा है। ये श्याम सुंदर घोष ने लिखा है, लेकिन आप भी अपने आप से भी अगर माने तो यही सीधा सा अर्थ निकलता है कि जो वो कवि अपने द्वारा लिखता है, अपने निजी अनुभव के द्वारा जो लिखता है, कि अपनी जीवनी स्वयं लिखे। ठीक है, अपनी जीवनी कवि जो है, कवि या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपनी जीवनी, जब लेखक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कर दीजिए कि जब लेखक अपनी जीवनी स्वयं लिखे, आत्मकथा स्वयं लिखे, आत्मकथा होती है, आत्मकथा कहलाती है। श्याम सुंदर घोष ने लिखा है, यहाँ तक कि आप भी मानेंगे तो यही होगा। जो अब लेखक अपनी जीवनी स्वयं लिखे वो आत्मकथा होती है। यहाँ पे उसे ही आत्मकथा कहते हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मकथा को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता, कोई स्वभाव दृष्टि नहीं रचता, वरन अपने गत जीवन के खट्टे मीठे उजले अंधेरे, अपने जीवन के जो खट्टे मीठे कहते हैं ना, कोई पल उतराव चढ़ाव जो ज़िंदगी का होता है, कुछ अच्छा पल होता है, कुछ सुख का अनुभव होता है, कुछ दुख का अनुभव होता है, उसी को जो कवि मतलब लिखित रूप से पाठकगण को मतलब लिखित रूप में दिखाता है, वही क्या है, वही आत्मकथा है। और इस मुड़कर एक दृष्टि अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण करता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो आत्मकथाकार आप बीती बातों पर प्रकाश डालता हुआ अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, चरित्र, कार्यकलाप और विजय पराजय, उपलब्धि अनुपलब्धियों का वर्णन करता है। जो आत्मकथाकार है आप बीती बातों पर प्रकाश डालता हुआ, जो आप बीती बातों पर आप बीती बातों पर प्रकाश डालता हो, आप बीती बातों पर, जैसे कुछ पल होते हैं जो आपके साथ घटित होते हैं, ठीक है, उस समय अतीत के जो कुछ क्षण होते हैं और उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व, चरित्र और क्रियाकलाप हो, आप बीती बातों पर प्रकाश डालता हो, जिसमें उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व, चित्र, क्रियाकलाप या राजनीतिक या सांस्कृतिक जो भी हो क्रियाकलाप का वर्णन कहलाता है, का वर्णन करता है, वर्णन करता है, वही आत्मकथा कहलाती है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी कह दिया कि तो इसमें यही होगा कि जो उपलब्धि मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व, चरित्र, क्रियाकलाप या उपलब्धि अनुपलब्धि, मतलब उसको क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हासिल हुआ, क्या बिछड़ गया ज़िंदगी में, क्या उसे नहीं मिला और क्या बहुत मिला, इस सभी का वर्णन क्या कहता है, आत्मकथा। मतलब अपने बारे में लिखता है। जैसे आप भी अपने बारे में आत्मकथा लिखें तो उसमें अपने जीवन में सुख के कुछ पल होते हैं उसको लिखना, और कुछ दुख के पल जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं या फिर हमको बहुत ज़्यादा कष्टदायक थे, उस समय हमने क्या अनुभव किया, कुछ पल ऐसा हुआ, हमारे कुछ मित्र ऐसे मिले जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया कि हम बदल गए, हमारा मतलब जो भी हो हमारा चरित्र ऐसा हो गया, या फिर हमारे जीवन की बहुत सुखद घटना है, दुखद घटना है, वो प्रदर्शित पाठकों के सामने लिखना, लिखकर बताना क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। अपने बारे में, अपनी ही कथा के बारे में, अपनी कहानी के बारे में लिखना है, क्या कहलाता है, आत्मकथा कहलाता है। अब देखिए कई कवियों ने अपना अपना दिया है कि हिंदी की पहली आत्मकथा सन 1941 में अर्धकथा नाम से हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा थी
हिंदी की प्रथम आत्मकथा 1941 में बनारसी दास जैन की रचना आत्मकथा है, रचना अर्धकथा है। बनारसी पहली आत्मकथा मानी गई है। किसको? अर्धकथा को कथात्मक भी कहते हैं कि पहली आत्मकथा है जो उन्होंने अर्धकथा में इस आत्मकथा में बनारसी दास ने अपने अपने गुणों और अवगुणों का यथार्थ चित्रण किया है। जो बनारसी दास का जैन की रचना जो है अर्धकथा, ये क्या है? पहली आत्मकथा है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा 1941 में बनारसी दास जैन की रचना अर्धकथा है। अर्धकथा जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है। अब थोड़ा सा आत्मकथा का तो परिचय हो गया कि हिंदी की पहली आत्मकथा ये थी जिसमें इन्होंने मतलब बनारसी दास जैन ने अपने गुणों का यथार्थ चित्रण किया। अन्य गद्य विधाओं की भांति आत्मकथा विधा भी भारतेंदु युग से विकसित हुई है और भारतेंदु जी स्वयं इस एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती का लेखन किया। और इसी युग में द्विवेदी की राम कहानी तथा अंबिका दत्त व्यास की निज वृत्तांत लिखी गई। सन 1860 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा जीवन चरित्र में अपने जीवन के विविध पक्षों को उकेरा है। 1924 में स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा कल्याण मार्ग का पथिक प्रकाशित हुई। जैसे कि कई लोगों ने अपनी अपनी आत्मकथा की, आपने देखा होगा कि जितनी भी गद्य विधाएँ हैं सभी की शुरुआत आधुनिक काल से हुई है। आधुनिक काल से भारतेंदु युग से तो आत्मकथा जैसे भारतेंदु युग से स्टार्ट हो जाती है गद्य विधाओं के बारे में। तो गद्य विधाएँ जो हैं जैसे कहानी हुई, आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी और निबंध, नाटक, ये सब थी भारतेंदु युग से ही स्टार्ट हो गई थी। और कुछ है रेखा चित्र है, संस्मरण, ये सब तो छायावाद से था, लेकिन इतनी जो है ये इसका शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो गया था। अब यहाँ देखते हैं कि जो आपके सिलेबस में है, मेन पॉइंट यही है कि आपके अभी तो आपने आत्मकथा के बारे में जाना। अब ये है कि आपके सिलेबस में किनकी आत्मकथा है, तो राजेंद्र यादव की आत्मकथा है हकीर कहो फ़कीर कहो। ये इन्होंने, राजेंद्र यादव जो हैं, इन्होंने ये आत्मकथा लिखी अपने बारे में। हकीर का मतलब होता है एक तरीके से आप देखिए तो तुच्छ, हकीर का अर्थ होता है तुच्छ, ठीक है। अब फ़कीर का अर्थ होता है, आप कहते हैं हमारे यहाँ फ़कीर आए हैं, संत। तो यहाँ पे अपनी आत्मकथा के द्वारा कवि ने अपने बारे में ही बताना चाहा है कि या तो मुझे अगर बहुत मितव्ययी है, अगर कोई इंसान है, आपका कोई मित्र है, आप मितव्ययी मतलब होता है कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला है तो आप उसको कहते हैं कि अरे बहुत कंजूस है, हाँ कंजूस है। या फिर कहेंगे कि या तो बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। या फिर कहेंगे कि या तो ये संत टाइप का है, इससे किसी चीज़ से मतलब नहीं। ऐसा होता है ना, जैसे बहुत लोग दिखते बहुत ज़्यादा हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं या फिर बहुत पैसे वाले, हम इतने महान ये हैं, साइंटिस्ट हैं या प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं, जो भी हैं, मतलब अपने को मतलब दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग वो उपलब्धि पाकर भी बिल्कुल सामान्य रहते हैं, उनके पास वो उपलब्धि है, वो सब कुछ है, लेकिन वो दिखने में क्या होते हैं, सामान्य रहते हैं। उनकी जो पसंद होती है, उनका जो रहने का तरीका होता है, आपने कई लोगों को सुना होगा कि हैं तो मतलब यहाँ हमारे यहाँ हैं बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उनके यहाँ ऐसा है, और ये हैं मतलब अच्छे मतलब कार्यरत हैं, अच्छे ऑफिस में हैं, इनका मतलब इंजीनियर हैं, फिर भी ये साइकिल से चल रहे हैं, ऐसा देखते हैं ना। और इनका थोड़ा सा ड्रेस है जो है बिल्कुल सामान्य है, हवाई चप्पल पहनते हैं, तो इसमें ये नहीं होगा कि वो कंजूस है। ऐसा ये भी नहीं हो सकता कि मतलब उसका स्वभाव ही सरल है, वो हमेशा समान है। तो इसका कहने वाला कुछ भी कह सकता है, ये भी कह सकता है वो तुच्छ है, मतलब उसकी छोटी सोच है, ऐसे रह रहा है अभी भी मतलब कर रहा है। और कोई कहते हैं कि नहीं भाई, इनको ये चमक धमक दुनियावादी भौतिकवादिता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये संत हैं। यही राजेंद्र यादव ने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने बारे में लिखा है कि या तो मुझे हकीर कहो या फ़कीर कहो।
अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा राजेंद्र यादव के बारे में भी जान लेंगे आप। इनकी पत्नी, बहुत कम परिवार ऐसा होता है जिसमें दोनों परिवार, दोनों मतलब घर के जितने भी सदस्य होते हैं शिक्षित होते हैं और एक दूसरे से कम्बिनेशन होता है। ये देखिए राजेंद्र यादव, आप नई लेखिका का नाम सुने होंगे, मन्नू भंडारी। इन दोनों के मिल के एक रचना थी 1 इंच मुस्कान, जिस पर 2013 में पुरस्कार मिला था। राजेंद्र यादव और इनकी पत्नी का नाम है मन्नू भंडारी, ठीक है। और दोनों ये लेखक लेखिका हैं। बहुत अच्छा है, दोनों साहित्य से दोनों पति पत्नी जुड़े हैं। अब देखिए, अब इनकी बारे में राजेंद्र यादव थे तो इनका जन्म जो है 28 अगस्त 1929 को हुआ आगरा में, राजामंडी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इस समय इनका जब जन्म हुआ और इनके बारे में कहा गया कि इनके पिता जो हैं डॉक्टर मिश्री लाल सरकारी डॉक्टर तथा माता श्रीमती मराठी भाषी गृहिणी थी। और राजेंद्र यादव का बचपन आगरा में व्यतीत हुआ। राजेंद्र यादव की जो प्रारंभिक शिक्षा उर्दू से शुरू हुई, मैट्रिक तक की शिक्षा झांसी में हुई तथा आगे की पढ़ाई आगरा में हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से BA MA की उपाधि प्राप्त की। उनका लेखन कार्य, कॉलेज की पढ़ाई दोनों साथ साथ चलती रही। और राजेंद्र यादव का विवाह प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी के साथ हुआ। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी लेखन के माध्यम से ही एक दूसरे के निकट आए थे। एक तरीके से सोचिए तो लेखन के माध्यम से एक इनका प्रेम विवाह भी कहा जा सकता है कि लेखन के माध्यम से वे एक दूसरे से जुड़े और इन लोग का विवाह हुआ। ये पति पत्नी के रूप में हैं राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। ज़्यादा आप प्रचलित नहीं, आप न्यू लेखक में जाएंगे तो इस समय इनकी रचनाएं देखा जाएगा। और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनका साहित्य बहुआयामी परिप्रेक्ष्य के रेखांकित था। वे स्वतंत्रता युग के उपन्यासकारों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, इंटरव्यू, अनुवाद, संपादकीय विभिन्न विधाओं में कार्य किया है। और देखा जाए तो इनकी बहुत सारी रचना हैं और इन्होंने जैसे कई रचनाएं लिखी कि 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजान, पुल, उल्टा, उखड़े हुए लोग, एक था शैलेंद्र। इनके उपन्यास है रेखाएं, लहरें, परछाइयाँ, देवताओं की मूर्ति, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे ताजमहल, टूटना आदि इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। आत्मकथा के रूप में सन 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूँ पुस्तक आई, जिसमें राजेंद्र यादव ने कहा कि यह मेरी आत्मकथा नहीं है, यह अंतर्दर्शनों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आत्मकथ्यांश का नाम दे सकता हूँ। राजेंद्र यादव ने हंस पत्रिका में संपादन का कार्य किया और लंबे समय तक निर्वाह किया। अब थोड़ा सा देखिए इनके बारे में तो आप जान गए कि राजेंद्र यादव कौन थे, कैसे थे। 28 अक्टूबर और 2013 ईस्वी को दिल्ली में राजेंद्र यादव का निधन हो गया। और इन्होंने जो इनके ऐसे कथाकार एवं चिंतक थे जिन्होंने सामाजिक रूढ़ियों एवं विषमताओं को आज के बौद्धिक युवक की मानसिकता के संदर्भ में प्रस्तुत किया और हंस के माध्यम से रचनात्मक सामाजिक दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए स्तुल्य प्रयास किया, जो आज भी वैचारिक रूप में जारी है। अगर इनका मतलब इन कैसे थे, कैसे व्यवहार में थे, तो थोड़ी सी मतलब इनके बारे में तो आप जान लिए। थोड़ा सा इनके आत्मकथा का जो सारांश था, इसमें आप ये कवि कहना क्या चाहते थे कि हम कैसे थे, ये कुछ ज़्यादातर विशेषता अपने मित्रों को देते हैं। मित्रों के बारे में ज़्यादा वर्णन करते हैं कि उनका साथ हमारा बहुत अच्छा रहा। और इन्होंने कहा कि एक उनके व्यक्तिगत जीवन और नारी एवं हाशियों को लोगों की वकालत तथा बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के कारण अनेक उंगलियां उठती रहीं, लेकिन उनके सृजन के लिए निरंतर तालियां भी बजती रही। देखिए, आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब कोई बेबाक बोलता है, किसी चीज़ पर मतलब सोचना नहीं है, विचारना, जो गलत है तो गलत है, उसमें ये नहीं कि उनको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, इसमें हमारा अहित है, ऐसा न सोचकर राजेंद्र यादव क्या करते थे, बेबाक प्रस्तुति करते थे। बेबाक प्रस्तुति के कारण भी इनका ये नहीं है कि थोड़ा सा इनके ऊपर उंगलियां उठती थी कि ये ऐसे थे, मतलब ये ऐसे थे, लेकिन फिर भी इनकी जो लेखन था उस पर तालियां भी बजती थी। इनके कार्य पे सब प्रसन्न भी थे। उंगलियां भले उठती थी कि ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी इनकी जो रचनात्मक थी, जो इनकी मतलब इनका जो वाणी वक्तव्य रहता था, उस पर तालियां भी बजती थी कि नहीं, ये बहुत अच्छा भी किए हैं। और देखा जाए तो इनके जो राजेंद्र जी ने न चिंता उंगलियों की कि किसी ने मुझे क्या कहा, और ना ही ये तालियों पर उतराए कि किसी के तारीफ़ पर ये प्रसन्न हो। उन्होंने अपने अंदाज में जीवन जिया। इसमें ये जो प्रस्तुत आत्मकथांश है, उनकी आत्मकथा जो है,
तो उसमें इन्होंने कहा कि हकीर यानी तुच्छ और फ़कीर अर्थात संत। राजेंद्र यादव जी अपने की अभिव्यक्त करते हुए खुद को पहचानने का निर्णय पाठकों, श्रोताओं और मित्रों पर छोड़ देते हैं। पुस्तक में उद्धृत अंश हकीर कहो फ़कीर कहो शीर्षक स्वयं राजेंद्र यादव द्वारा अपनी 60वीं वर्षगांठ समझते हैं, 60वीं वर्षगांठ अगर जन्मदिन मनाते हैं तो मनाते हैं ना कि हम इतने साल के हो गए केक काट के, तो इन्होंने जब थोड़ा सा मित्रों का रहता है तो भाई मनाया जाए, तो इनकी सिर्फ 60वीं वर्षगांठ थी, 60वें जन्मदिन समझिए। उस समय क्या है, इन्होंने अपने मित्रों के बीच आगरे में दिया गया वक्तव्य है शीर्षक राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व को सार्थकता प्रदान करता है कि बैंक बैलेंस, बीमा, भविष्य निधि, पेंशन एक निश्चित आदमी के अभाव में मित्रों के सहारे जीवन व्यतीत करने वाला उनका व्यक्तित्व फ़कीरनामा तबीयत का ही था। आज देखते हैं कि बच्चे जन्म लेते हैं तभी से उनके नाम से बैंक में खाता खुल जाता है, पैसा बैलेंस जमा होने लगता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने राजेंद्र यादव ने कहा कि हमने कभी भी बैंक बैलेंस या बीमा या कोई योजना नहीं की, मेरा जो जीवन है मित्रों के बदौलत जिया। उन्होंने मित्रों के सहारे इन्होंने अपने जीवन को जिया। उन्होंने कहा कि जो मेरा उनका जो व्यक्तित्व था वो फ़कीराना टाइप का था, फ़कीराना मतलब संत टाइप का था। साथ ही इतने बड़े लेखक होने के पश्चात भी उनके स्वभाव में जो आत्मीयता, अकृत्रिमता होती है, जो कहीं बनावटीपन न हो, सहजता, सरलता और सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन यापन करने की प्रवृत्ति थी, वह भी फ़कीरों के समानांतर थी। क्योंकि इतने बड़े लेखक होकर कोई कहते हैं क्या महान भी होकर भी अपना जीवन क्या हो रहा है, सामान्य तरीके से जी रहा है। यहाँ पे राजेंद्र यादव की आत्मकथा में अंश उनके व्यक्तित्व की झलक मिलती है, वही लेखक के रूप में उनकी सोच स्पष्ट करती है। अब वो कहते हैं कि ये कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, बहुरूपीयपन से चिढ़ते हैं, क्योंकि अंदर से इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मीठा सामने से बहुत मीठा बोल रहा है, भाई आप आइए, अभी आप आइए हमारे यहाँ, हम तो बड़े खुश होंगे। सामने से कहते हैं आप आइए, तो अब मन में सोच रहे कि अरे ना आते तो अच्छा होता। तो कहते थे इस बनावटीपन पे, इस कृत्रिमता से मैं बहुत चिढ़ता हूँ। राजेंद्र यादव क्या, हम भी चिढ़ते हैं, लोग भी चिढ़ते होंगे कि जैसे हो रहो वैसे दिखो जैसा। लेकिन आज क्या है, ये परसोना आप सुने होंगे, मुखौटा किसी और चीज़ का रहता है। सामने से लोग कुछ कहते हैं लेकिन मन में क्या कहते हैं, अभी इसको तो समझने वाले तो हनुमान जी हैं नहीं कि जो सबको दिखा देंगे, फिर भी लेकिन हम मानना है कि व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे यही बताते हैं, अपने व्यक्तित्व के निर्माण में अनुभव संबंध को, इस स्वाध्याय को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि आसपास से मित्रों को अधिक महत्व देते हैं, उन्हें अतीत एवं भविष्य की चिंता कभी नहीं थी। वह स्पष्ट लिखते थे कि मेरी ज़िंदगी भौतिक और आर्थिक रूप से घाटे और मानसिक भावात्मक रूप से समृद्ध होने का एक इतिहास है। घाटे की आर्थिक स्थिति ने ही उन्हें मितव्ययी बनाया, मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला। वैसे वरना तो कंजूस थे और नसाहा खर्च। शारीरिक रूप से परोपजीवी होने को उन्होंने डर नहीं, चुनौती के रूप में लिया, जिससे उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि का बोध होता है। उन्हें यात्राओं का शौक था। लेखन की परिस्थिति वश वह आत्मकेंद्रित थे, किंतु अपनी सफलताओं असफलताओं का आकलन उन्होंने बड़ी स्पष्टता से स्वीकार किया। इस आत्मकेंद्रित ने मुझे न अच्छा पति रहने दिया, न पिता और न प्रेमी, सिर्फ दोस्त मैं अच्छा हूँ। असफलताओं का आकलन उन्होंने कहा कि ये आत्मकेंद्रित है, असफलता मुझे मिलती है तो अच्छे लोग साथ छोड़ देते हैं। ये तो कवि ने अपना वर्णन किया है कि वह बड़ी विनम्रता के साथ अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं। उनमें आत्मसम्मान का भाव कूट कर भरा था। आत्मसम्मान एवं स्वच्छंद प्रवृत्ति का होने के कारण ही वह आर्थिक घाटे में रहते थे। आर्थिक घाटी क्योंकि ज़्यादा चापलूसी नहीं करना, इधर उधर नहीं करना है, तो वो हमेशा इंसान क्या होता है, जो ईमानदार होता है वो बस हमेशा घाटे में रहता है, आर्थिक घाटे में रहता है। लेकिन बाकी में वो प्लस रहता है। पैसे के मामले में कम रहेगा, लेकिन बाकी हर एक चीज़ में वो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे कवि ने कहा है कि राजेंद्र यादव का मानना है कि लेखक बेहद नाजुक, स्वतंत्र एवं पवित्र फूल की तरह है और उसे हर प्रदूषण या गर्म हवा से बचाकर रखना चाहिए। उनके विचारों से स्पष्ट होता है कि समझौता लेखक की ईमानदारी को प्रभावित करता है तथा लेखक को आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वाधीन होना चाहिए और करनी में समानता रखनी चाहिए, क्योंकि लेखन को राजेंद्र जी नितांत अंतरंग व्यक्तिगत कार्य व्यापार मानते हैं। उनकी दृष्टि से समझौता लेखन की धार को कुंठित कर देता है। उन्होंने अपने जीवन में इसका पालन किया। इनकी दृष्टि से ट्रेजेडी मतलब दुख होता है और द्वंद्व है।
सामान्य होने और दिखने की आकांक्षा सिर्फ सामान्य के धरातल पर लिए जाने वाला प्रतिरोध है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मैंने स्वयं एक लेखकीय द्वंद्व से सन 1950 में देवताओं की मूर्तियां कहानी लिखी। उनकी दृष्टि में लेखक पारिवारिक एवं सामाजिक रूप से एक सामान्य प्राणी है और लेखक के प्रति विशेष सम्मान, लिहाज या सावधान दया कभी भी व्यवहार को स्वाभाविक नहीं रहने देती। वह कहते थे कि लेखक अपने आप को देवताओं की तरफ बाकी सबसे अलग और महान प्रस्तुत न करे। राजेंद्र जी का यही अंदाज एवं जीवन शैली उन्हें फ़कीर बनाती है, चाहे उन्हें समझ पाने वाले उन्हें हकीर समझे। यहाँ पे कवि कहते हैं उनकी जीवन शैली उनको फ़कीर बनाती है। फ़कीर मतलब संत बनाती है, लेकिन लोगों का क्या है, लोग उन्हें हकीर समझे, तुच्छ समझे, मतलब छोटा समझे, या फिर फ़कीर उस संत, क्योंकि उनका जीवन जीने का जो तरीका था वो कैसा था, ये फ़कीराना था, फ़कीराना स्वभाव था। यही था इसमें आत्मकथा में कवि ने इसी बात की चर्चा की है और इसी का वर्णन किया है कि किस तरीके से कवि, मतलब आज थोड़ा सा बादल है, बादल की वजह से क्लियर नहीं आ रहा है, तब भी आपकी आत्मकथा जो है आपके सिलेबस में पहली है राजेंद्र यादव की आत्मकथा हकीर कहो फ़कीर कहो, उन्होंने अपने अंदाज को, उसका छोटा सा आत्म सारांश आप लोगों को बता दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।